हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम जो एनालिसिस करने वाले हैं, ये पूरी तरह से एजुकेशनल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट में जो कुछ उनकी जिंदगी में हुआ है, सिर्फ मैं उसे समझाने का ही काम करूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि मैं बेसिकली जो जनरल उपाय हैं वही देता हूं, अन्यथा उपाय नहीं देता। रीजन बहुत क्लियर है। मेरा काम सिर्फ रिसर्च करके जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने रखने का है, क्योंकि हमने पूरा कोरोना काल देख लिया। बड़े बड़े जो लोग प्रिडिक्शन पहले से दे पा रहे थे, वो कहीं ना कहीं उस चीज को नहीं कर पाए। बहुत ही क्लियर कर दूं, एस्ट्रोलॉजी को लेकर मेरा जो कंसिडरेशन है वो सिर्फ इतना है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमें एक ग्राउंड सपोर्ट प्रदान करती है, जैसे कि वैदिक मैथमेटिक्स करता था। मेरा कोई भी काम ऐसा वाला नहीं है जिसमें कि मैं किसी को कोई बहुत अलग हटके कोई सॉल्यूशंस दिया करता हूं। मैं इस बात को पहले से क्लियर रख के चलूं, क्योंकि आप लोगों ने गुरुजी और पंडित जी बना रखा, लेकिन मैंने अपने नाम के आगे कहीं पे भी इन चीजों को मेंशन नहीं किया। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ रिसर्च डिपेंडेंट है, जिससे कि आप इसको समझ पाए कि हाँ, वो जो चीजें हैं जो बताई गई थी वो काम करती हैं, क्यों और कैसे करती हैं, वो समझाने का काम सिर्फ मेरा है। ठीक है। कई बार रिसर्च के काम में वक्त बहुत ज्यादा लगता है। ये कुंडली ऑलमोस्ट जब उन्होंने डिटेल दी थी, आई थिंक आज की तारीख में 25 दिन हो चुके होंगे। लेकिन खोज के काम ऐसे ही होते हैं, क्योंकि उसमें आपको हर एक चीज का जो रीजन है वो समझ में आना चाहिए, तभी आप उस चीज को समझा पाओगे। तो आज की कुंडली में हम नॉर्मल दशा से हटके पास्ट बर्थ कर्मा की जो दशा है उसको समझेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो देता हूं। इस कुंडली में जिनका ये चार्ट है, उन्होंने ये कहा कि हस्बैंड जो है वो अचानक से ड्रिंकिंग करने लगे। ड्रिंकिंग करने के बाद कुछ और भी चीजें आई, कुछ मकान चेंज हुए उनके, और उसके बाद से लाइफ अच्छी खासी जो कि चल रही थी वो बिल्कुल पलट गई, जैसे किसी पिक्चर की कहानी हो कि बिल्कुल सब कुछ एक लेवल प्लेन चीजें चल रही थी। अचानक जिंदगी में कुछ ऐसा एक दो बार हो गया जिसके कारण जिंदगी पूरी तरह से 180 डिग्री शिफ्ट कर गई हो। ठीक। अब हम यहाँ पे कारणों को खोजेंगे और समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और दशा क्या उसको बता रही थी और कैसे बता रही थी। तो देखिए, ये जो कुंडली है ये 5 नंबर से बनती है, जो कि सिंह लगन की कुंडली कही जा सकती है। इस कुंडली के अंदर जो मिड पॉइंट लॉर्ड बना है, यानी कि जो ग्रह हमारे लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड बना है, वो कहीं ना कहीं 1 डिग्री, ठीक है, मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र के स्वामी कौन हुए? केतु हुए। केतु जो है वो इस कुंडली के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि नवम भाव में आके बैठे हुए हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इंसान का जो जन्म है उसमें सबकॉन्शियस माइंड पूजा पाठ के भाव 9th हाउस पे बैठा हुआ है। यह प्लस पॉइंट है, इसमें कोई ज्यादा बुराई नहीं थी। दूसरी चीज, इस केतु के ऊपर शुक्र का प्रभाव है। ठीक है। इसके साथ साथ इस केतु के ऊपर शनि का भी प्रभाव रहेगा। ठीक। शनि का प्रभाव कैसे रहेगा इसको भी देखेंगे। इस कुंडली में 2 ग्रह जो हैं वो वक्री हैं। ठीक है। शनि भी वक्री है और मंगल भी वक्री है। एक तरह से देखा जाए तो मंगल का 10वें भाव में बैठ के वक्री हो जाना, यानी कि उल्टा मूव करने लगना, ऐसी कंडीशन में अगर हम वहां से 10वें घर को गिने, ठीक है, तो वो कहां पे आएगा? वो आएगा इनके फर्स्ट हाउस के ऊपर। अगर जहां मंगल बैठा है वहां से 10वें घर को गिने तो उसका प्रभाव जो है वो कहां पर आ रहा है? फर्स्ट हाउस, पर्सनैलिटी के ऊपर आ रहा है। ठीक है। दूसरा, शनि जो है वो भी वक्री है, उससे भी 10वां गिने, और उससे 10वां गिनेंगे तो जिस तरीके से गिना जाएगा वक्र कंडीशन से अगर हम गिनेंगे तो वो आएगा 3rd हाउस। यानी कि शनि का काम है कुछ ना कुछ ऐसा कराना जो कि करेज, पराक्रम से जुड़ा हो, रिश्तेदारों से जुड़ा हो, नेबर्स से जुड़ा हो, समथिंग लाइक दैट। ठीक। और
कुछ हद तक कम्युनिकेशन से भी जुड़ा होगा। मंगल जो है वो पर्सनालिटी को चेंज करेगा। मंगल वक्री है और मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम पे आएगी, तो कहीं ना कहीं मांगलिक वाला फॉर्मेशन इसमें भी देखने को मिलने वाला है। ठीक, अब समझते चलिए। इस कुंडली में सूर्य और बुध ये दोनों के दोनों 5वें भाव में बैठे हैं। सूर्य फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, उसका 5th हाउस में बैठ जाना अच्छा माना जाएगा। 5वां घर जो है उसे हम पूर्व पुण्य का मानते हैं। पूर्व पुण्य का भाव होने का मतलब है कि पिछले जन्म के जो भी कर्म है उसका जो आउटकम है वो 5th हाउस है। प्रारब्ध अलग चीज है, प्रारब्ध है किस्मत का कर्म, पूर्व जन्म का पुण्य एक अलग चीज है। तो वहां पे बुध और सूर्य मौजूद थे। इसके बाद हम देखें तो इस कुंडली के अंदर राहु और शुक्र की युति है। ठीक, वहीं पे आपको एक चीज दिखाई देगी जो कि गुलिक है। गुलिक जब कभी भी शुक्र के साथ जुड़ा तो हमने देखा कि शुक्र की चीजों में, मैंने कुछ दिन पहले जब गुलिक वाली वीडियो बताई थी वहां भी बताया था ना, उस इंसान की जब शादी हुई तो जो अच्छा खासा व्यापार चल रहा था वो शर्तों के चक्कर में उसमें भी डाउनफॉल देखने को मिला। तो गुलिक जब शुक्र क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है विलासिता का, उसके साथ जुड़ा है तो शनि का पुत्र होने के कारण इसने कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट की है। और जब गुलिक राहु के साथ जुड़ा है तो जिंदगी में अचानक से आने वाली प्रॉब्लम्स बहुत ही बड़े लेवल पे देखने को मिली। ठीक है, इस कुंडली के अंदर जो एक दिक्कत थी वो ये थी कि केतु जो है वो कहीं ना कहीं श्रापित जोन में आ रहा था। ठीक, तो मैंने उस टाइम इनसे कहा कि इस कुंडली में भी एक प्रॉब्लम है कि केतु जो है वो श्रापित हुआ है। इस कारण से कहीं ना कहीं किसी जन्म के अंदर कोई एक ऐसी चीज आई जिसने आपके किस्मत को हिट कर दिया। किस्मत के हिट हो जाने की वजह से जो कुछ भी चीजें चल रही थी वो डिस्टर्ब कर गई। अब ये तो ऊपर से दिखने वाली चीजें थी और उसे देख के मैंने बता दिया। लगन के अंदर फर्स्ट हाउस के अंदर चंद्रमा का बैठ जाना जो कि 12th हाउस का लॉर्ड है, ये भी कहीं ना कहीं जिंदगी में मानसिक कष्ट को दर्शाता है। लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो जन्म से लेके काफी अच्छे समय तक हम कह सकते हैं कि उनकी लाइफ एक अच्छे वे में चली। जब उनका कहा जाए कि जन्म हुआ उसके बाद उनके घर के अंदर कुछ पॉजिटिविटीज भी आई। मतलब ये एक ऐसी जातिका है जिनको चीजों का पूर्वाभास हो जाता है। पूर्वाभास क्यों होता है, उसका कारण क्या है? देखिए, 12th हाउस जो है, 12th हाउस माना जाता है कि एक आउटर वर्ल्ड है, या इसको ऐसे भी देखा जाता है कि जब हमारा शरीर नहीं बना हो उसके पहले भी हमारे जो सेंसेस बनते हैं वो 12th हाउस से आते हैं। इस कुंडली के 12th हाउस का मालिक लगन पे बैठा हुआ है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के आसपास बैठा हुआ है। इसकी वजह से उनको एक पूर्वाभास हो जाया करता है। केतु जो कि सबकॉन्शियस माइंड है वो भी कहीं ना कहीं 9th में बैठा है। इस कारण से भी उनके पास एक नॉर्मल नेचुरल हायर नॉलेज अपने आप ही होगी। और शनि जो कि हमारा कर्म को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है वो 12वें में बैठा है, और 12वां घर भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को दर्शाता है जो कि या तो बाहरी दुनिया है या ऐसे थॉट प्रोसेस को दर्शाता है जो नॉर्मली हर इंसान महसूस नहीं कर पाता। तो इतनी चीजें तो ये कुंडली ऊपर से दिखा रही थी। अब इस कुंडली के अंदर एक बात तो क्लियर थी कि इनको ये समझ आ रहा था कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा, और हमें ये देखना था इनके साथ जो कुछ हुआ है वो हुआ क्यों है। बहुत जल्दी से मैं आपको पहले नवमांश में ले चलता हूं, इसके बाद मैं हायर वर्जन्स की तरफ जाऊंगा। नवमांश जब हम देखें और नवमांश को अगर हम इनके लगन के तुल्य बनाकर देखें तो एक बात आ रही थी कि किस्मत के अंदर ये जो नवमांश है ये किस्मत की तरफ लेके जा रहा था। जो एसेंडेंट आ रहा था वो 9th हाउस की तरफ लेके जा रहा था। केतु जो है वो यानी कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो नीचे के चंद्रमा के साथ 4th हाउस में आके बैठा है। 4th हाउस प्रॉपर्टी का होता है। किस्मत से जो ये आप देखो 12th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा वो नीच राशिस्थ हुआ है, यहाँ पे आके परेशानी दे देगा किस्मत से। एक चीज, दूसरी चीज है राहु जो है वो 10th हाउस में बैठा है किस्मत से, जो कि स्टेटस का हाउस होता है। मंगल जो कि इस कुंडली में 9th हाउस का भी लॉर्ड है और साथ ही साथ 4th हाउस का भी लॉर्ड है जो कि वक्री हुआ पड़ा है, वो 1st हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है,
इसके साथ साथ आप ये देख सकते हो कि इस कुंडली के अंदर जो गुरु है, जो जुपिटर है, वो लगन कुंडली के अंदर आपके 8th हाउस में 12 नंबर की राशि मीन राशि में बैठे हुए थे, 8वें भाव में। वो गुरु किस्मत की कुंडली में नीच राशिस्थ होके 6ठे भाव में आके बैठे। ठीक, ये बात तो सभी को पता है कि लगन कुंडली में ग्रह देखने के बाद नवमांश कुंडली में ग्रह देखना जरूरी इसलिए भी है कि उसकी पोटेंशियल बताता है। जो ग्रह लगन कुंडली में ठीक ठाक हो लेकिन नवमांश में अगर नीच हो जाए तो उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसकी फल देने की कैपेसिटी जो है, उसमें कहीं ना कहीं चुनौतियां देखने को मिल जाती हैं। ये अक्सर महसूस हुआ है। हमें यहाँ पे प्लस पॉइंट सिर्फ इतना मिलता हुआ दिखाई देता है कि जब हम इसको इसके बराबर करते हैं तो ये 6ठे भाव में जाके नीच हुआ है, और यहाँ पे 6ठे भाव में जाके नीच होने के कारण वो एक पॉजिटिव रिजल्ट देने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है, 6, 8, 12 में अगर कोई ग्रह नीच का होकर बैठा हो तो कई बार उसके रिजल्ट जो पॉजिटिव मिल सकते हैं। एक चीज बहुत ही कॉमन देखने को मिल रही थी, लगन कुंडली के ऊपर भी देखा गया तो शनि को गुरु की दृष्टि प्राप्त थी, और नवमांश में भी देखा जाए तो शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि प्राप्त है। गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर भी है आपके नवमांश में। ठीक है, जबकि लगन कुंडली में गुरु की दृष्टि सिर्फ शनि के ऊपर है, 4थे भाव के ऊपर है। इतनी चीजें तो क्लियर हो रही थी। किस्मत के अंदर जो नवमांश है वो किस्मत को कुछ करने वाला था। राहु केतु में केतु श्रापित था, 4th हाउस प्रॉपर्टी का था, 12वें का स्वामी नीच होके चंद्रमा यहाँ पे कनेक्ट हुआ था, जो कि लॉसेस को दर्शाता है और किसी कारण से दुखों को भी दर्शाता है। गुरु, जिसे हम एक आशीर्वाद के तौर पे देखते हैं, कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद मानते हैं हम गुरु को, वो किस्मत की कुंडली में भी कहीं ना कहीं नीच हुआ था। इस कारण से जो एक सपोर्ट आ सकता था वो सपोर्ट भी आने में चुनौतियां देखने को मिली। लेकिन अब इस नवमांश को देखने के लिए, क्योंकि मैंने इनसे बोला था पास्ट बर्थ कर्मा की तरफ हमें जाना है, तो हमें इसका हायर वर्जन चाहिए था। इसका हायर वर्जन जो होता है उसे कहते हैं नवमांश। वो कैलकुलेट नेचुरली मिल जाता है, उसे करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती। तो जब इनका हम हायर वर्जन बनाते हैं, यानी कि D81 बनाते हैं, और ये चीजें मैंने आपको बता रखी हैं कि हम खोज के लिए एक लेवल पे बनाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पिक्चर थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी के साथ आएगी। इसमें जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हमें हेल्थ बताएगा। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सूर्य जो है वो 8वें घर में जाके बैठा हुआ था। 8वें घर में क्योंकि बैठा था तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि शुरुआत से ही कहीं ना कहीं उनका जो एक वेट है वो बहुत ज्यादा नहीं रहा। ठीक है, जबकि लगन कुंडली में वो चीज हम नहीं पकड़ पा रहे थे, लेकिन D81 में हम इसको पकड़ पा रहे हैं। कोई ऐसी चीज कनेक्ट है जिसके कारण कि जो हेल्थ है वो आपके अष्टम से एक लंबी बीमारी वाले भाव से जुड़ी हुई है, इसलिए एक बहुत ज्यादा वेट गेन आप शुरुआत में नहीं कर पाए। दूसरी चीज जो है वो ये कि ये चंद्रमा के साथ कनेक्ट है। चंद्रमा जो है वो 12वें का स्वामी ही है। ठीक है, इस कारण से 12th के साथ अगर कनेक्शन आएगा आपके फिजिकल बॉडी का तो उसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं वीकनेस मानी जा सकती है। 12th हाउस अपने आप में बेसिकली हॉस्पिटलाइजेशन है, नहीं तो वो कहीं ना कहीं चुनौतियां तो फिर भी दिखाता है। तो हेल्थ के साथ हल्की फुल्की चुनौती यहाँ पे देखने को मिल रही थी। फिर आप देखिए शनि को, मैंने आपसे कहा था कि केतु का एक कनेक्शन शनि के साथ है। शनि की तीसरी दृष्टि केतु के ऊपर नहीं आती, ठीक है, वक्री है वो, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो कि D81 में केतु जो है वो 11 नंबर की राशि में बैठे हैं, जो कि शनि की राशि मानी जाती है। ठीक है, अब केतु का शनि से कनेक्शन है इस D81 में, और शनि जो है वो 12th हाउस में जाके बैठा हुआ था, और इस D81 के चार्ट के अंदर शनि जो है वो किस्मत के भाव में जाके नीचे राशिस्थ होकर बैठा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये केतु प्रॉब्लमेटिक था। हमने जब उसको वहां पे श्रापित देखा था तो पास्ट बर्थ के अंदर कहीं ना कहीं ये केतु प्रॉब्लमेटिक था। अब आप दूसरी चीजों को यहाँ पे देख सकते हो। इस कुंडली के अंदर बुध जो है वो 11th हाउस में बैठे हुए हैं। शुक्र और मंगल की जो युति हो रही है वो आपके लिए कनेक्ट हो रही है कहाँ पे, 4th हाउस में। ठीक है, ये तो ऊपर ऊपर की चीजें थी जो आपको समझने या समझानी थी वो हुई। अब बात करूं, आपका जो जन्म हुआ है आपका वेडनेसडे के दिन। आपको जो योग मिला है वो योग है आयुष्मान। अब यहां से कहानी शुरू होती है, जिन चीजों को पकड़ना है उसकी। यहाँ पे ये होरा जो आया है, ये होरा थोड़ा सा मिसमैच करेगा, क्योंकि टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से जो इनका होरा बनेगा वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। इनका होरा, क्योंकि इन्होंने जो टाइम ऑफ बर्थ लिया है वो तकरीबन 10 बजे के आसपास का है, वो होरा लॉर्ड जो बनेगा वो बनेगा शुक्र।
ठीक है। होरा लॉर्ड का मतलब है आपका जिस दिन भी जिस वक्त पे जन्म होता है उस पर्टिकुलर 1 घंटे के पीरियड को हम होरा मानते हैं। तो होरा का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, ये चीज क्लियर। योग मैंने आपको दिखाया था, योग जो है वो उनका आयुष्मान योग है। आयुष्मान योगा का जो मेन पॉइंट था वो तो केतु था, लेकिन इसका जो अवयोगी है, ठीक है, जो डिस्ट्रैक्टर है वो है राहु। अब आपको ये चीजें पहले क्लियर हो गई। वीकडे जो है वेडनेसडे, पहली कंडीशन। दूसरी बात, अवयोगी इज राहु। तीसरी बात कि शुक्र जो है वो होरा का लॉर्ड है। अब चलते हैं कुंडली पे और चीजों को कनेक्ट करेंगे और फिर दशाओं में एंटर करेंगे। देखिए, जो आपका दिन का स्वामी है, वीकडे लॉर्ड होता है, वो आपके लिए एक फोर्स फैक्टर होता है, यानी कि वो आपको ऊर्जा दे रहा होता है। ये लगन कुंडली में पंचम भाव में बैठा है। इस कारण से कहीं ना कहीं इनके जो बच्चे हैं, 5th हाउस बच्चे हैं या ज्ञान है, वो कारण बनेगा इनको एक फोर्स फैक्टर बनने का, जो कि आगे बढ़ा सके। पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरा, मैंने कहा कि जो होरा का स्वामी है वो है शुक्र। होरा का स्वामी जहां बैठेगा उस जगह की तरफ आपको जाना है, ठीक है, क्योंकि हमें यह पहले पता होना चाहिए कि मकसद जिंदगी का क्या है। तो होरा लॉर्ड इज अ मकसद। अब इस कुंडली में मकसद होरा लॉर्ड शुक्र के पास जो है वो कहां पे जाके बैठा? 3rd हाउस में। 3rd हाउस क्या है? करेज का है। इसीलिए इंसान के जिंदगी का एक मकसद तय हो गया, वो ये था कि इन इंसान को करेज दिखाना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों चीजें कनेक्ट हो रही थी। दूसरी बात कि राहु के साथ शुक्र कनेक्ट हुआ है। होरा लॉर्ड जिसके साथ कनेक्ट हो जाएगा वो उसके अंदर भी अपने तत्वों को जोड़ देगा। राहु वैसे भी शुक्र की राशि में बैठा है और साथ ही साथ शुक्र जो है वो गुलिक का भी डिस्पोजिटर है। ये दोनों फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं, इसको भूला नहीं जा सकता। शनि की दृष्टि भी है इस भाव के ऊपर, तो शुक्र वैसे भी पीड़ित माना जाएगा, ठीक है। इस कारण से ये चीजें होनी तय थी, यानी कि जिंदगी के अंदर ड्राइविंग फोर्स जो है वो बच्चों से मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा, और कहीं ना कहीं जिंदगी आपको संघर्ष की तरफ लेके जा रही है, जिससे कि आपको करेज को टेस्ट करना पड़े। अब मैं चलता हूं आपको जो हमें दशाएं लगानी है उसके लिए। दशा के अंदर अगर हमें देखें, उससे पहले अब स्ट्रेंथ देख लीजिए चाहे तो। स्ट्रेंथ में हम देखें तो जुपिटर जो है वो थोड़ा सा वीक है, शनि भी 100 पूरी नहीं कर पा रहा, जबकि सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो है वो मंगल है। मंगल ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण आपके अंदर साहस की कभी कोई कमी नहीं रहेगी और आप ब्रेवरी के साथ चीजों को कनेक्ट करते हुए चलोगे। दशा में हम आए, हमने मूल दशा उठाई। मूल दशा शुरुआत जो हुआ वो हुआ इनका बुध से। बुध की दशा इनकी अच्छी जाएगी क्योंकि ये पूर्व पुण्य से कनेक्ट था। सूर्य की दशा वो भी पूर्व पुण्य से कनेक्ट थी, वो भी अच्छी गई। ये यहाँ पे क्योंकि D81 में सूर्य जो है वो कनेक्ट है कहाँ पे? आपके 8वें में, इसीलिए थोड़ा सा हेल्थ का हल्का फुल्का एक इशू को मान सकते हैं, वहां से वहां तक वो चली। आपका जो 85 से लेके 1992 तक का पीरियड था पूर्व पुण्य में, उसके हिसाब से देखा जाए तो गुरु उसका स्वामी है और अष्टम में बैठा है और इसकी दशा चली। ये वो पीरियड बनेगा जिसमें कि धीरे धीरे करके जिंदगी बदलनी शुरू होगी, ठीक है, गुरु के इस पीरियड में। फिर भी क्योंकि D81 के चार्ट में ये केंद्र के अंदर है, तो भी इसकी दशा थोड़ी सी पॉजिटिव ही जाएगी, ठीक। अब देखिए, शुक्र की दशा तक हम आए। शुक्र की दशा में हम देखें तो वो आपके 3rd हाउस का स्वामी है, 3rd हाउस में बैठा हुआ है। इसलिए मैं ये मानूंगा कि 1992 से लेकर 2000 तक का समय भी मोस्ट ऑफ द टाइम को अगर हम देखें तो वो ठीक ठाक सा जाएगा, ठीक, क्योंकि वो इस कुंडली में D81 में भी आपके लिए 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। 4th हाउस जो है सुख संसाधनों का रहता है। लेकिन इसके बाद आई राहु की दशा। हमने देखा कि राहु जो था वो अवयोगी ग्रह था, ठीक है। राहु का अवयोगी होने के बाद देखिए 2000 के बाद से ही कहीं ना कहीं इस पीरियड की शुरुआत होती है। मैंने कहा था श्रापित कौन हुआ? केतु हुआ। तो केतु की दशा जो है वो 2006 से 2008 के दरमियान चली आपके ऊपर, और आपने खुद माना कि 2007 के आसपास कुछ ऐसी चीजें हुई जहां पे आपने सबसे पहले अपना प्लेस चेंज किया। उसके बाद कहीं ना कहीं जो मदर इन लॉ है उनकी तबीयत खराब हुई, हस्बैंड की भी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। इंट्यूशन तो आपको नेचुरली था क्योंकि 12th हाउस में शनि मौजूद, 8वें में गुरु और दृष्टि गुरु की शनि के ऊपर, तो इंट्यूशन आपका सही काम कर रहा था।
राहु और केतु का ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ। अब योगी ग्रह राहु की जो दशा है मूल दशा उसके अंदर, और केतु जो कि कहीं ना कहीं श्रापित हुआ, उसने ये चीज को चालू किया। आपने खुद भी माना कि घर के अंदर के लोगों के साथ ही कहीं ना कहीं टकराव था। तो देखिए, जो थर्ड हाउस होता है वो नेबर्स का भी होता है, वो भाई बहनों का भी होता है। ठीक, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो या तो नेबर्स के साथ या भाई बहनों के साथ कहीं ना कहीं इस पीरियड में थोड़ा बहुत टकराव की स्थिति नेचुरली डेवलप हुई। ये पीरियड आपको इस कंडीशन पे ले जाने की शुरुआत थी। राहु की दशा के बाद जो अगली दशा बनी वो बनी आपकी शनि की दशा। शनि जो है वो कहीं ना कहीं 12वें में बैठा है। तो तकरीबन तकरीबन 2014 से लेकर 2026 तक का जो ये पीरियड बन रहा है, इसमें शनि, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस का भी लॉर्ड है, और ये कनेक्ट हो रहा है 12th हाउस से, इस कारण से इतने ड्यूरेशन तक वो किसी ना किसी तरीके से परेशान भी रखे हुए हैं। इस चीज को आप यहां भी देख सकते हो कि शनि जो है वो D81 की कुंडली में नीच राशि भी हुआ था। वक्री है और नीचे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है, वहां पे कंडीशन ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये किसी ना किसी तरीके से आपको तकरीबन 2026 तक मानसिक परेशानियां देता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, इसके बाद की जो दशा बनेगी वो रहेगी आपकी केतु की दशा। केतु जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके भाग्य से जुड़ा हुआ है। तो 2026 और उसके बाद की दशा में हम कह सकते हैं कुछ बेहतरी होती हुई नजर आ सकती है। ये मूल दशा यानी कि पास्ट बर्थ कर्मा के ऊपर जो इवेंट से डिपेंड होती है उसके हिसाब से देख रहे हैं। जो अभी विष्णोत्तरी दशा चल रही है, विष्णोत्तरी दशा के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप अभी गुरु की महादशा में चल रहे हैं, और गुरु की महादशा में चलने के कारण, क्योंकि ये अष्टमेश भी है, इसीलिए कुछ चुनौतियां इसकी दशा में रहेंगी। इसकी टोटल दशा जो है वो 2033 तक की है, तो आप इसकी दशा को आधा आधा कर सकते हो। 2017 है, 16 साल के आसपास की दशा अगर देखें तो 8 उसमें जोड़ेंगे 2025 तक। तो 2025 तक जो है वो गुरु अष्टम का अगर प्रभाव देगा तो कहीं ना कहीं उसके बाद वो आपको पंचम का भी प्रभाव देगा। ऐसे स्थिति में आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ पीरियड यानी कि 2026 हम वहां भी देख रहे हैं, तो 25 और 26 तक आप परेशान रह सकते हो थोड़ा सा इन हालातों के साथ, लेकिन उसके आगे जाकर ये चीजें आपके साथ ठीक होती हुई नजर आएंगी। उपाय मैंने आपको पहले ही बताए हुए थे, उन्हीं को कैरी ऑन रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आया होगा कि जो चीजें हैं वो कैसे कनेक्ट होती हैं। इवेंट्स लाइफ के अंदर जो कुछ भी हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से इंसान के साथ कनेक्ट जरूर है, हमें खोजना यह पड़ता है कि वो क्यों और कैसे हो रहा है। तो आई होप कि आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एक सवाल का और एक आपने पूछा था कि ससुराल पक्ष के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है फीमेल्स में चुनौतियां देखनी मिली हैं। तो अगर उसको देखा जाए तो उसके लिए हम आपके हायर डिवीजन D45 को अगर लगाएं तो यहाँ पे आप देखिए इस कुंडली को जो नॉर्मल नेचुरल लगन से वो बनी हुई है, मैं उसको बिना लगन को छेड़े अगर बात करूं तो हम देख सकते हैं राहु केतु का फॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं पर आपके 10th हाउस से जुड़ता है। 10th हाउस जो है वो कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष या ससुर साइड को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अगर हम 7th हाउस को पति का भाव माने तो 10th हाउस उनकी मदर हुई। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो आपका 10th हाउस है ये ससुराल पक्ष में जो फीमेल्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वहां पे राहु केतु का जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से होता है कि छगन ग्रह है, चीटिंग होना, बैक स्टेपिंग होना, धोखा होना, ये सब राहु की दशाओं में मौजूद होता है। ठीक है, तो आपके साथ भी जो कुछ हुआ, चीटिंग्स, धोखे, सब कुछ वो इसी पीरियड में हुए। ये क्योंकि D45 में यहाँ मौजूद है, इस कारण से भी कहीं ना कहीं फैमिली के अंदर एक लीनियज के तौर पे, मतलब सभी के साथ ये चीज होती हुई चली आ रही है, जिसे आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। मुझे उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। जहां तक चीजें बेहतर होने का है तो हम मूल दशा को अगर बेस माने तो 2026 तक हम चुनौतियां देख रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं अपने आप को पॉजिटिव मान सकते हैं। धन्यवाद।